हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप वृद्धि एवं विकास के पार्ट 4 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हम लोग पादप वृद्धि की बात कर रहे थे। वृद्धि के लक्षण हमने पादपों में देखे थे, वृद्धि के प्रकार आखिरी में हमने देखे थे। हमने एरिथमेटिक और एक्सपोनेंशियल प्रकार की वृद्धि देखी थी। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बच्चों वृद्धि दर की। ठीक है भाई, हम किसकी बात करेंगे? वृद्धि दर की बात करेंगे बच्चों। दो प्रकार की वृद्धि दर की हम बात करेंगे, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक दूसरी रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट जिसको हम सापेक्षित वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो प्रकार की वृद्धि दर होगी भाई। दो प्रकार की वृद्धि दर हम पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक रिलेटिव या सापेक्षित ग्रोथ रेट। कैसे? आइए उदाहरण, इसको अपन शॉर्ट में AGR कह देते हैं और इसको शॉर्ट में हम RGR कह देते हैं, है ना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को मैंने AGR कह दिया और सापेक्षित वृद्धि दर रिलेटिव ग्रोथ रेट को अपन ने RGR कह दिया। कैसे? आओ दो उदाहरण देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या बना दिया? पहला केस, एक इसमें ये हमारे पास एक पत्ती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये फिर पत्ती में वृद्धि कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस देखें। पचास सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर बढ़कर कितनी हो गई? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, दो कंडीशंस ली है मैंने। पहली में जो पत्ती की पहला क्षेत्रफल था वो कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद वो पत्ती में क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस में पत्ती का पहला क्षेत्रफल कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब वृद्धि करके बढ़कर कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन पहले केस में अगर अपन एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाले तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में फाइनल माइनस इनिशियल, उससे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ जाएगी। फाइनल मतलब कितना बढ़ा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रारंभिक कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृद्धि कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, है ना। पहले केस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसी प्रकार सेकंड केस में भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखो। सेकंड केस में भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अंतिम यानी फाइनल माइनस प्रारंभिक यानी इनिशियल। कितनी है अंत में? 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रारंभिक कितनी है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितनी वृद्धि हुई? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मतलब दोनों पत्तियों में जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। 5 से 10 हुई तो अंतिम माइनस प्रारंभिक किया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे केस में 50 से 55 हुई, 55 माइनस 50 किया वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों में सेम है। लेकिन अब सापेक्षित वृद्धि दर की बात करें, अब हम सापेक्षित रिलेटिव ग्रोथ रेट, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब तुलनात्मक, कैसे निकालेंगे? उसमें अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100 करेंगे, है ना। हम सापेक्षित या रिलेटिव ग्रोथ रेट का सूत्र क्या है? अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक इंटू 100 करेंगे। तो पहले केस में रिलेटिव ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? अंतिम कितनी है? 10, प्रारंभिक कितनी है? 5। तो अंतिम 10 माइनस 5 बटा 5 इंटू 100 करो तो कितना आएगा भाई? 5। ये कितना हो गया? 5 बटा 5 कितना प्रतिशत हो गई? 100%। पहले केस में डबल हो गई ना, और दूसरे केस में अगर हम सापेक्षित वृद्धि दर मनाएं तो 50 से 55 हुआ, 55 माइनस 5 बटा 5 इंटू 100 करो सॉल्व इसको, कितना आएगा भाई? 10%। कितना आएगा? 10%। तो वापस हम दो तरह की वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। एक तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो बहुत आसान है, शुरुआत में कितना था, शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था और अंत में कितना हुआ, तो अंत में से अपने शुरुआत वाले मान को घटा दिया, वो आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आ गई। तो पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो सेम ही है। 5 से 10 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। यहां पर भी 50 से 55 एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुई। लेकिन सापेक्षित रिलेटिवली कितना हुआ? तो यहां 5 से 10 डबल हो गया ना, x से 2h 5 से 10 डबल हो गया, तो कितना? 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट हुई। और यहां से 50 से 55 हुआ, यानी कितना हुआ? 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट या सापेक्षित वृद्धि दर कैसे निकालेंगे? सूत्र अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटा प्रारंभिक इंटू 100 कर दो। अंतिम मान डाला, माइनस प्रारंभिक बटा प्रारंभिक किया इंटू 100, अंतिम मान प्रारंभिक मान बटा प्रारंभिक मान इंटू 100 किया, तो आपके पास सापेक्षित वृद्धि दर या रिलेटिव ग्रोथ रेट आ जाती है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकालने का तरीका और सापेक्षित वृद्धि दर या रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने का तरीका बता दिया है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों? हां, पादप विकास। हम वृद्धि की तो बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे? पादप विकास की, यानी पादप डेवलपमेंट की, है ना। तो अब एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब हम विकास या डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, विकास या किसकी बात करते हैं बच्चों? पादप में विकास या डेवलपमेंट की। तो विकास या डेवलपमेंट में हमारे पास वृद्धि प्लस विभेदन आता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब तो है ग्रोथ और विभेदन का मतलब है डिफरेंशिएशन। एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, इस चैप्टर में 3 शब्द भी हैं। हां, विभेदन, विविभेदन और पुनः विभेदन। इस चैप्टर में 3 शब्द भी आते हैं, विभेदन यानी डिफरेंशिएशन, विविभेदन यानी डी डिफरेंशिएशन और पुनः विभेदन रीडिफरेंशिएशन।
ये तीनों शब्द इस चैप्टर में दे रखे हैं बच्चों, लेकिन इन तीनों शब्दों का मतलब और संबंध हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। जो एनाटॉमी आंतरिकी वाला चैप्टर है पादपों में, जब हम प्राथमिक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि पढ़ेंगे पादपों में, विभज्योतक मेरिस्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर विस्तार में बताऊंगा बच्चों में कि ये विभेदन, विविभेदन, पुनः विभेदन का क्या मतलब है। ठीक है, तो अभी के लिए पादप विकास में वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब आकार बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, और उसके पश्चात कोई भी कार्य कोशिका या अंग है वो एक निश्चित कार्य दर्शाएगा, और निश्चित कार्य दर्शाने को क्या कहेंगे? विभेदन कहेंगे, है ना। तो ये जो पादप विकास है ये किन कारकों पे निर्भर करेगा? तो पादप का जो विकास है वो आंतरिक और बाह्य कारक दोनों पे निर्भर करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई कि पादपों में विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब आंतरिक कारक कौन से और बाह्य कारक कौन से? भाई आंतरिक कारक तो दो हो सकते हैं। हां, एक तो आनुवांशिक कारक हो सकते हैं भाई, और एक आपके पास वृद्धि नियामक, जो हॉर्मोन्स हमने पढ़े। तो आनुवांशिक और वृद्धि नियामक। वृद्धि नियामक में हॉर्मोन्स ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथिलिन, और आनुवांशिक कारण हो सकते हैं जीन्स के कारण। तो आनुवांशिक या वृद्धि नियामक किस में आएंगे? आंतरिक कारक में आएंगे। और बाह्य कारक, बाह्य कारक भाई जिस पे पादपों का विकास निर्भर करेगा। हां, तापमान, ऑक्सीजन, वायु, जल इत्यादि। तो ये सारे कारक क्या हैं? बाह्य कारक। तो पादपों में विकास का मतलब क्या है? पादपों में विकास का मतलब केवल वृद्धि नहीं है। वृद्धि तो हो गई, वृद्धि होने के बाद हर पादप अंग, हर पादप भाग एक निश्चित कार्य दर्शाएगा। तो हर पादप का भाग, तने का काम अलग, जड़ों का काम अलग, जाइलम का काम अलग, फ्लोएम का काम अलग, मीजोफिल कोशिकाओं का काम अलग, वल्कुट की कोशिकाओं का काम अलग। तो हर कोशिका वृद्धि करने के बाद, विभाजन करने के बाद एक निश्चित कार्य दर्शाएगी, जिसे क्या कहेंगे? विभेदन। और वृद्धि और विभेदन को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पादपों में विकास। तो पादपों में वृद्धि और विभेदन को विकास कहोगे, वो किन कारकों पे निर्भर करेगा? वो आंतरिक और बाह्य कारक दोनों पे निर्भर करेगा। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं जो विकास को प्रभावित करेंगे? आनुवांशिक कारक होंगे और वृद्धि नियामक यानी हॉर्मोन्स। ठीक है, और बाह्य कारक जो विकास को निर्धारित करेंगे या जिस पे निर्भर करेगा विकास, वो है तापमान, ऑक्सीजन, वायु, जल इत्यादि। ये सब क्या होंगे? विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? पादप विकास की बात कर ली। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आता है? नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द क्या आएगा बच्चों हमारे पास? प्लास्टिसिटी। अब ये क्या होता है समझो कैसे। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। पहली चीज तो कोई भी पादप की संरचना ले लो, आप पादपों में जड़ें ले लो, तना ले लो, पत्तियों का आकार ले लो, कोई भी पादप की संरचना। तो पादप की जो संरचना है, यदि उसमें कोई अंतर आ रहा है ना, पादप के पत्तियों के आकार में कोई अंतर आ रहा है, जड़ों के आकार में कोई अंतर आ रहा है, पादप की जो संरचनाएं हैं उसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो दो कारण से हो सकता है।
या तो वातावरण में कोई परिवर्तन आ रहा है, इस कारण पादप की संरचनाओं में कोई परिवर्तन आ सकता है, और या पादप जैसे जैसे विकसित हो रहा है, मतलब पादप जब पहले युवा था, जब पहले वो नया यंग था, तो उसके तने का आकार अलग था। फिर जैसे जैसे पादप बड़ा हो गया, वृद्धि करने लग गया, बूढ़ा होने लग गया, तो उसके तने का आकार बदल गया। कोई पादप जल में रहता है तो उनमें पत्तियों का क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। कोई पादप जो मरुस्थल में रहता है उसमें पत्तियों का आकार कम छोटा हो गया, वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन आने के कारण, अलग अलग विकासशील अवस्थाओं में परिवर्तन आने के कारण पादप की संरचनाओं में परिवर्तन आता है ना। तो पादपों की संरचनाओं में देखा जाने वाला परिवर्तन, पादप की पत्तियों के आकार में देखा जाने वाला परिवर्तन, तने के आकार में होने वाला परिवर्तन, जड़ों में होने वाला परिवर्तन, पादप के कोई भी भाग में, पादप की कोई भी संरचना में परिवर्तन यदि हो रहा है, किस कारण हो रहा है? या तो वातावरण में परिवर्तन के कारण हो रहा है, या अलग अलग विकास की अवस्थाओं के दौरान हो रहा है, तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है पादप की संरचना में चेंज हो रहा है। अब पादप की संरचना आपने देखा, पत्तियों के आकार में परिवर्तन आ गया। कैसे? एक पादप जब जल में था तो उसकी पत्तियों का आकार अलग है, पादप जब मरुस्थल में था तो उसका पत्तियों का आकार अलग है, तो यह प्लास्टिसिटी हो गई। जब पादप तरुण था, छोटा था, तो उसके पत्तियों का आकार अलग था। पादप जब बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, तब उसका पत्तियों का आकार चेंज हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? प्लास्टिसिटी के। तो प्लास्टिसिटी का क्या मतलब हो गया भाई? पादपों की संरचना में होने वाला परिवर्तन। पादपों की संरचना में होने वाला परिवर्तन किस कारण? वातावरण की अवस्थाओं अथवा पादपों की विकासशील अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण, तो उसे क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है पादपों की संरचना में परिवर्तन होगा। अब पादपों की संरचना में परिवर्तन किस कारण होगा, क्यों होगा? या तो वातावरण की अवस्थाओं में परिवर्तन होगा इसलिए, और या विकासशील अवस्थाओं में होगा इसलिए, है ना। तो उसे प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो प्लास्टिसिटी दो तरह की हो गई ना भाई। कैसी हो गई? एक तो हो गई एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का मतलब किस कारण? वातावरण में परिवर्तन के कारण। और एक डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी हो गई, किसमें? विकासशील अवस्थाओं के कारण या विकास के कारण, है ना। तो इसमें उदाहरण क्या है? बटर कप एक पादप होता है भाई। बटर कप में हेटेरोफिली, हेटेरोफिली मतलब पत्तियों के आकार में, पत्तियों के आकार में परिवर्तन, इसे क्या कहेंगे? हेटेरोफिली। और कॉटन, कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी धनिया,
और लार्क्सपर में हेटेरोफिली। ठीक है, क्या हुआ भाई, वापस उदाहरण देखेंगे। तो अपन ने किसकी बात की है बच्चों, प्लास्टिसिटी की। मैंने आपसे कहा दो प्रकार की प्लास्टिसिटी है भाई। दो प्रकार की प्लास्टिसिटी कैसे है, या तो वातावरण में परिवर्तन के कारण पादप की संरचना में परिवर्तन आएगा तो उसे एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी कहेंगे। अलग विकास की अवस्थाओं के दौरान के कारण अगर पादप की संरचना में परिवर्तन आएगा तो उसे डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो वातावरण के कारण परिवर्तन किस में देखा जाएगा, बटर कप में। कैसे, बटर कप में पत्तियों का आकार चेंज हो जाएगा। जल में पत्तियों का आकार अलग होगा, स्थल में पत्तियों का आकार अलग होगा। तो जल और स्थल, वातावरण में परिवर्तन आ गया, इसके कारण पत्तियों के आकार में परिवर्तन आ गया। बटर कप किसका उदाहरण, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। फिर तरुण अवस्था में और वृद्धावस्था में, युवा अवस्था में पत्तियों का आकार अलग होगा, बड़े हो जाने पर, पादप बड़ा हो जाने पर उसके पत्तियों का आकार अलग हो जाएगा। ये आकार में परिवर्तन कपास, कोरिएंडर, धनिया और लार्क्सपर पादपों में होगा और इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। इसे क्या कहेंगे बच्चों, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। तो दोनों केसेस में, ये दोनों उदाहरण एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दोनों उदाहरण में पादपों की संरचना में परिवर्तन आ रहा है। और पादप की कौन सी संरचना में परिवर्तन आ रहा है, पत्तियों में। हेटेरोफिली, हेटेरो मतलब विषम और फिली मतलब पत्तियां। तो पत्तियों का विषम आकार हो रहा है। पत्तियों का विषम आकार वातावरण में विषमता के कारण एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, पत्तियों में विषमता आना विकास में विषमताओं के कारण डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या कह दिया, प्लास्टिसिटी, पादपों की संरचना में जो परिवर्तन हुआ है। फिर प्लास्टिसिटी हो गया बच्चों। हां, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों दीप्तकालिता। ठीक है, अब फोटोपीरियोडिज्म बिल्कुल दिन और रात का समय होता है, बिल्कुल 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। ये जो 24 घंटे में दिन और रात का समय होता है उसे तो अपन फोटो पीरियड कहते हैं। और पादप उसके अनुरूप, इस फोटो पीरियड दीप्त काल के अनुरूप किस तरह से पुष्पन दर्शाते हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फोटो पीरियोडिज्म। तो आपके पास दिन व रात्रि का सापेक्षित काल, उसे तो हम कहते हैं फोटो पीरियड। और इस फोटो पीरियड का पादप पुष्पन पर प्रभाव या रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा भाई, फोटो पीरियोडिज्म। है ना। तो दिन और रात का जो सापेक्षित समय है, 12 घंटे दिन है 12 घंटे रात है, तो 24 घंटों में जो दिन और रात का समय है उसे तो हमने कह दिया फोटो पीरियड। अब उसके आधार पर दिन के समय या रात के समय पादप कैसे पुष्पन दर्शाएंगे, पादपों में फ्लावरिंग कैसे होगी, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, इसका अध्ययन किसने किया था भाई, इस प्रक्रिया का अध्ययन गार्नर और अलार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया।
ठीक है, इस दीप्तकालिता, इस प्रक्रिया का अध्ययन किस वैज्ञानिकों ने किया था भाई? गार्नर एंड एलार्ड। ठीक है, अब इस दीप्तकालिता में हम 3 तरह के पादप पढ़ेंगे बच्चों। हां, हम 3 तरह के पादप एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, या जिसे हम कहते हैं दीर्घ दिवस पादप, दूसरे एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट्स यानी लघु दिवस पादप, और तीसरे डीएनपी डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी दिवस उदासीन पादप। ठीक है बच्चों, 3 तरह के पादप हम पढ़ेंगे पुष्पन के आधार पर, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे, ध्यान से। पहले मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं बच्चों, फिर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे हम? लॉन्ग डे प्लांट्स, दीर्घ दिवस। इनका नाम सुनते ही आपको यह तो मालूम चल गया कि ये ऐसे पादप हैं जिनमें पुष्पन या जिनमें फ्लावरिंग कब होगी? जब लंबा दिन होगा, है ना। लॉन्ग डे प्लांट्स में आपको इतना तो मालूम चल गया कि ये लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, मतलब इन पादपों में पुष्पन, इन पादपों में फ्लावरिंग कब होगी? पुष्पन या फ्लावरिंग तब होगी जब दिन की अवधि ज्यादा होगी। अब ऐसा कब होता है भाई? हम तो सर 12 घंटे दिन 12 घंटे रात की अवधि पढ़ते हैं। अरे हां, तो गर्मियों के समय दिन लंबे होते हैं। अभी ठंड आ रही है, ठंड पड़ जाती है तो दिन छोटे होने लग जाते हैं। तो ठंड के समय नवंबर दिसंबर, ठंड के समय नवंबर या दिसंबर जैन फेब, ठंड के समय दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। और वसंत और ग्रीष्म यानी स्प्रिंग और समर के टाइम में दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। तो समर के दौरान, गर्मियों के दौरान किन पादपों में पुष्पन देखा जाएगा? एलडीपी, क्योंकि उस समय दिन थोड़े लंबे होते हैं, रात छोटी हो जाती है। इसका मतलब ऐसे पादप जिनमें पुष्पन दिन की अवधि ज्यादा होने पर होगा। ठीक है भाई, 12 घंटे अपन क्रांतिक अवधि मान लेते हैं। 12 घंटे दिन रहता है, 12 घंटे रात रहती है, सामान्य अवस्था। तो 12 घंटे अपन ने क्रांतिक अवधि मान ली। ठीक है, क्रांतिक अवधि अगर क्वेश्चन में दे रखी अच्छी बात है, क्रांतिक अवधि अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो हम 12 घंटे मान लेते हैं। तो मान लो क्रांतिक अवधि है, तो क्रांतिक दिवस अवधि से अधिक का प्रकाश यदि मिलेगा तब पुष्पन कौन दर्शाएंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स, है ना। मैंने 12 घंटे रात 12 घंटे दिन का समय, 12 घंटे का क्रांतिक अवधि मान ली। तो अगर क्रांतिक अवधि से ज्यादा का प्रकाश उपलब्ध हो, वो कब होगा? गर्मियों में। गर्मियों में ही तो दिन लंबे होंगे, दिन बड़े होंगे, 12 घंटे से थोड़ा ज्यादा होंगे, रात 12 घंटे से कम होगी। हां, तो जब दिन की अवधि क्रांतिक अवधि से अधिक होगी तब किन में पुष्पन देखा जाएगा? एलडीपी पादपों में, है ना। तो अब किसकी बात करें? सबसे पहले सुनो, सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? एलडीपी यानी कौन से प्लांट्स? लॉन्ग डे प्लांट्स। तो क्या है भाई? पहली चीज तो इन पादपों में पुष्पन हेतु क्रांतिक अवधि
से अधिक का प्रकाश आवश्यक होता है। है ना भाई? तो लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको ज्यादा दिन, ज्यादा प्रकाश चाहिए। ज्यादा प्रकाश मतलब क्रांतिक अवधि से अधिक का प्रकाश आवश्यक होगा। तो ऐसे पादप जिनमें पुष्पन के लिए क्रांतिक अवधि से अधिक का प्रकाश आवश्यक होता है, उनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स। पहली चीज मतलब ये कब फ्लावर करेंगे? ये लेट स्प्रिंग एवं अर्ली समर में पुष्पन दर्शाते हैं। है ना? इनमें पादपों में पुष्पन कब होगा भाई? जब दिन ज्यादा होगा, प्रकाश ज्यादा होगा। प्रकाश ज्यादा किन अवस्थाओं में होगा भाई? प्रकाश ज्यादा किन अवस्थाओं में होगा? गर्मियों के दौरान, जब आपके पास दिन या प्रकाश ज्यादा होगा। इसका मतलब आप एक और चीज कह सकते हो, आप यह भी कह सकते हो कि इसमें रात्रि अवधि क्रांतिक अवधि से कम होनी चाहिए। अरे भाई, जब प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से ज्यादा है तो अंधकार की अवधि क्रांतिक अवधि से कम होनी चाहिए। अतः इनमें पुष्पन हेतु अंधकार की अवधि क्रांतिक अवधि से कम होनी चाहिए। एक ही बात है भाई, है ना? एक ही बात है। मैं कैसे भी कहूं, या तो क्रांतिक अवधि से ज्यादा का प्रकाश हो जाए, तो क्रांतिक अवधि से ज्यादा का प्रकाश होगा तो अंधकार तो क्रांतिक अवधि से कम ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में दोनों पूछ सकते हैं। अंधकार की अवस्था एलडीपी में घुमा दे सवाल। एलडीपी में आपसे पूछे पुष्पन कब देखा जाएगा? जब अंधकार की अवधि क्रांतिक अवधि से ज्यादा होगी या कम। तो आपको मालूम है प्रकाश तो क्रांतिक अवधि से ज्यादा होगा, तो अंधकार क्रांतिक अवधि 12 घंटे से कम होगा। है ना? अभी उदाहरण भी कराता हूं। तो इनके उदाहरण क्या हो गए भाई? एलडीपी का उदाहरण हो गया स्पिनेच, पालक। पालक किसका उदाहरण हो गया भाई? आपके पास एलडीपी का उदाहरण है। पालक के साथ ओट, हां जौक, वो भी किसका उदाहरण है? वो भी किसका उदाहरण हो गया भाई? एलडीपी का उदाहरण हो गया। तो ये किसके उदाहरण आपको याद रखने हैं भाई? ठीक है, ये आपको किसके उदाहरण? एलडीपी। एक और उदाहरण चाहो तो याद रख सकते हो, कार्नेशन पादप। तो मुख्य रूप से पालक पे प्रश्न आएगा, पालक या स्पिनेच किसका उदाहरण है? एलडीपी। अब सवाल देखो कैसे। ठीक है भाई, यहां पर ये अपने क्रांतिक अवधि दे दी। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया? ये अंधकार यानी डार्क, और ये लाइट या प्रकाश। ये कंडीशन ए, ये कंडीशन बी। तो बताओ बच्चों, एलडीपी पादप यदि है
तो ए और बी में से किस अवस्था में पुष्पन होगा और किस अवस्था में पुष्पन नहीं होगा? तो ये मैंने क्रांतिक अवधि बना रखी है। पहले केस में प्रकाश क्रांतिक अवधि से ज्यादा है और अंधकार क्रांतिक अवधि से कम है। मतलब पहली अवस्था में, इस अवस्था में तो पुष्पन होगा। पहले केस में पुष्पन क्यों होगा? क्योंकि अंधकार, अंधेरे की अवधि क्रांतिक अवधि से कम है, या प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, तो इसमें पुष्पन होगा। बी केस में देखो, बी केस में प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से कम है, यानी डार्क, अंधकार क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, तो इस केस में पुष्पन नहीं होगा। ठीक है, इस केस में पुष्पन नहीं होगा। तो पुष्पन किस में होगा भाई? पहले कंडीशन में। पहली कंडीशन में पुष्पन क्यों होगा? पहले कंडीशन में पुष्पन क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, अंधकार क्रांतिक अवधि से कम है, तो पुष्पन होगा एलडीपी में। और दूसरे केस में अंधेरे में, अंधेरे की क्रांतिक अवधि से ज्यादा की अवधि है, प्रकाश क्रांतिक अवधि से कम है, तो बी केस में पुष्पन नहीं होगा। तो एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन कब होगा? जब प्रकाश क्रांतिक अवधि से ज्यादा या अंधकार क्रांतिक अवधि से कम हो। अगर दोनों में से कोई भी चीज उल्टी हो जाए, अगर प्रकाश क्रांतिक अवधि से कम हो जाए या अंधकार क्रांतिक अवधि से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे पादपों में पुष्पन नहीं होता। ठीक है, तो किसकी बात कर ली अपन ने भाई? एलडीपी की बात की है। फिर दूसरा, सेकेंड पादप क्या आता है भाई? एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। हां, लॉजिक समझ गए होगे? बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। इसका मतलब शॉर्ट डे, इनको छोटा दिन चाहिए, कम प्रकाश। इन पादपों में पुष्पन कब होगा? जब प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से कम होगी। कब होगी? ठंड में, सर्दियों में ऐसा होगा। तो इन पादपों में पुष्पन ठीक है, इन पादपों में पुष्पन जो है, पुष्पन या इन पादपों में प्रकाश अवधि क्रांतिक अवधि से कम होने पर ही पुष्पन देखा जाएगा। है ना? बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें क्या होगा? प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से कम होगी। तो प्रकाश की अवधि जब क्रांतिक अवधि से कम होगी तभी पुष्पन होगा, यानी विंटर में पुष्पन। इसका मतलब, एक और मतलब, इसमें पुष्पन तब देखा जाएगा जब अंधकार, डार्क अवस्था क्रांतिक अवधि से ज्यादा होगी। भाई जब प्रकाश अवधि क्रांतिक अवधि से कम है, इसका मतलब अंधकार ज्यादा होना चाहिए। अंधकार, डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इन पादपों में पुष्पन हेतु डार्क पीरियड
क्रांतिक अवधि से अधिक होना चाहिए। डार्क पीरियड किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक अवधि से ज्यादा। और जब डार्क पीरियड ज्यादा होना तो बीच में प्रकाश भी नहीं आना चाहिए। तो इन पादपों में पुष्पन डार्क अवस्था पर निर्भर है, क्योंकि जब डार्क अवस्था अंधकार क्रांतिक अवधि से अधिक होगा तभी पुष्पन दर्शाएंगे। तो इस कारण इन पादपों को हम LNP भी कहते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स, है ना। इन पादपों को LNP क्यों कहेंगे, लॉन्ग नाइट? क्योंकि इनमें डार्क पीरियड ज्यादा चाहिए। क्रांतिक अवधि तो अपन 12 घंटे की मान के चल रहे हैं, क्रांतिक अवधि 12 घंटे की, तो 12 घंटे से अधिक का प्रकाश, अधिक अंधकार दोगे, 12 घंटे या क्रांतिक अवधि से अधिक का अंधकार दोगे, तभी तो इन पादपों में पुष्पन होगा। सर्दियों में जब रातें लंबी होंगी, 12 घंटे से अधिक का अंधकार होगा, तभी तो क्या देखा जाएगा, इन पादपों में पुष्पन। इसलिए इनको क्या कह सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट्स। और इनका उदाहरण क्या हो गया, तंबाकू। इनका उदाहरण में भाई तंबाकू आ जाता है, एक कैनाबिस। हां, तो ये पादप किसके उदाहरण हो गए, SDP या शॉर्ट डे प्लांट्स के। तो तंबाकू और कैनाबिस पादप किसका उदाहरण, शॉर्ट डे प्लांट्स। बिल्कुल उल्टा, इनमें प्रकाश की अवधि क्रांतिक अवधि से कम होनी चाहिए, लेकिन डार्क अवस्था क्रांतिक अवधि से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखें सेम उदाहरण करके यहां पर भी ये ले लिया मैंने, SDP शॉर्ट डे प्लांट। आओ क्या बनाते हैं, सेम। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया भाई, क्रांतिक अवधि ले ली। ये अपन ने क्रांतिक अवधि बना दी भाई। हां, अब सेम, ये मेरे पास डार्क पीरियड है या अंधकार वाली अवस्था है, और ये मेरे पास प्रकाश है, लाइट, A और B। अब हम SDP की बात कर रहे हैं, पहले LDP की कर रहे थे। तो पहले केस में पुष्पन होगा क्या, प्रकाश तो क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, डार्क क्रांतिक अवधि से कम है, डार्क क्रांतिक अवधि से कम है, तो इस केस में पुष्पन नहीं होगा। इस केस में पुष्पन नहीं होगा भाई। कहां होगा, क्रांतिक अवधि से ज्यादा डार्क चाहिए, B केस में पुष्पन होगा, B केस में पुष्पन होगा, क्योंकि इसमें डार्क अवस्था, अंधकार की अवस्था क्रांतिक अवधि से ज्यादा है। तो अगर ये SDP है तो इसमें पुष्पन होगा। एक और चीज ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग सवाल और बना सकता है अगर अच्छा प्रश्न बनाना हो। तो ये तो डार्क पीरियड है डार्क पीरियड, बिल्कुल डार्क पीरियड है। डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से अधिक भी है, डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से ज्यादा भी है, यह भी सब सही है, लेकिन बीच में प्रकाश आ रहा है, बीच में आपने टॉर्च डाल दी, है ना, रात में आप गए और आपने प्रकाश टॉर्च डाल दी पादप को,
तो डार्क पीरियड के बीच में आपने लाइट डाल दी, तो भले ही डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, लेकिन बीच में प्रकाश डाल दिया तो भी पुष्पन नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या याद रखना है कि क्रांतिक डार्क पीरियड जो है, अंधकार की जो अवस्था है, डार्क पीरियड ज्यादा होना चाहिए, डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से ज्यादा होना चाहिए पुष्पन के लिए एसडीपी में। लेकिन अगर वो डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से ज्यादा है, परंतु फिर भी बीच में आपने घोचे कर दिए, बीच में आपने प्रकाश डाल दिया, तो अब वो पादप पुष्पन नहीं करेगा। मतलब डार्क पीरियड चाहिए और उसमें कोई बीच में घोचा नहीं चाहिए, बीच में प्रकाश नहीं आना चाहिए। डार्क पीरियड क्रांतिक अवधि से अधिक होना चाहिए और बीच में कोई प्रकाश नहीं आना चाहिए, बी केस। तभी एसडीपी क्या दिखाएंगे? पुष्पन। तभी एसडीपी में क्या देखा जाएगा भाई? पुष्पन देखा जाएगा। ठीक है, कितने मिनट हुए? ठीक है बच्चों, तो हमारे पास किसकी बात कर ली हमने? एसडीपी और एलडीपी की। तीसरा पादप, तीसरा पादप तो याद ही नहीं रखना। तीसरे पादप है डे न्यूट्रल पादप। हां, डे न्यूट्रल प्लांट्स का मतलब है इन पादपों पर दीप्त काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पादप ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ही पुष्पन दर्शाएंगे, सर्दियों में ही पुष्पन दर्शाएंगे, ज्यादा प्रकाश होगा तभी पुष्पन दर्शाएंगे, नहीं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें दीप्त काल का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इन पादपों में फोटो पीरियड का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इन पादपों में फोटो पीरियड का पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है गुलाब, कुकुम्बर यानी खीरा और टमाटर। ये सब क्या है? डे न्यूट्रल पादप। ठीक है, तो ये एलडीपी एसडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ आ जानी चाहिए। क्लियर है? मैंने उदाहरण देके बताया है एलडीपी और एसडीपी। एलडीपी लॉन्ग डे सोचना। सबसे पहले क्या देखोगे? लॉन्ग डे, दिन लंबा। दिन मतलब प्रकाश अधिक। किससे प्रकाश अधिक? 12 घंटे से अधिक। 12 घंटे को हमने क्या नाम दिया? क्रांतिक अवधि। तो प्रकाश 12 घंटे से अधिक होगा, प्रकाश क्रांतिक अवधि से अधिक होगा, तब पुष्पन होगा। तो प्रकाश क्रांतिक अवधि से अधिक होगा तो डार्क अवस्था, अंधकार क्रांतिक अवस्था से या क्रांतिक अवधि से कम होगा। यह पुष्पन की अवस्था लॉन्ग डे प्लांट्स में। शॉर्ट डे प्लांट्स में बिल्कुल उल्टा कर देना। शॉर्ट डे प्लांट्स में प्रकाश कम चाहिए, क्रांतिक अवधि से कम चाहिए, तो क्या ज्यादा चाहिए? डार्क पीरियड। किससे ज्यादा चाहिए? क्रांतिक अवधि 12 घंटे से ज्यादा चाहिए। और उसके बीच में भी अगर आपने प्रकाश डाल दिया तो वो पुष्पन नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली? दीप्त काल की बात कर ली। अब पादपों में, अब जैसे हम पादपों को कैसे मालूम चलता है कि प्रकाश है या अंधेरा है ना? हमने ये पढ़ तो लिया कि पादपों में क्रांतिक अवधि से ज्यादा का प्रकाश मिलेगा तो एलडीपी में पुष्पन होगा। अगर अंधकार की अवधि क्रांतिक अवधि से ज्यादा होगी तो एसडीपी में पुष्पन होगा। लेकिन पादप कैसे पहचानेगा कि प्रकाश है या नहीं है? पादप के पास ऐसी क्या संरचना है जो ये पहचान करेगी कि प्रकाश है या नहीं है ना? तो पादपों में वो संरचना होती है फाइटोक्रोम।
ठीक है, किसकी बात करेंगे अब हम? फाइटोक्रोम। ये एक वर्णक है, ये एक वसा में घुलनशील वर्णक है जो पादपों की झिल्ली पर पाया जाता है। और यही फाइटोक्रोम पादपों में पहचान करता है कि प्रकाश है या अंधेरा है, दिन है या रात है ना? तो फाइटोक्रोम क्या है भाई? फाइटोक्रोम जो है बच्चों वो वसा में घुलनशील वर्णक है। वसा में घुलनशील वर्णक है जो कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। वसा में घुलनशील वर्णक है जो कोशिका झिल्ली पर उपस्थित है। और ये किस में मदद करता है भाई? लाइट व डार्क पीरियड को पहचानने में, यानी डिटेक्ट करने में कार्य करता है। ठीक है, तो फाइटोक्रोम क्या हो गया भाई? हर पादप कोशिका की झिल्ली पर वसा में घुलनशील वर्णक है, और इसी के द्वारा पादप क्या पता कर पाते हैं कि दिन का समय है, प्रकाश है या अंधकार है। अब ये फाइटोक्रोम के दो रूप होते हैं बच्चों, है ना? फाइटोक्रोम के कितने रूप हैं भाई? दो रूप हैं। एक जिसे कहते हैं PR और एक जिसे कहते हैं PFR। फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड। दो प्रकार के फाइटोक्रोम होते हैं, PR फाइटोक्रोम रेड, PFR फाइटोक्रोम फार रेड। क्या है आओ देखें। फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड। ठीक है, रेड की वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर के आसपास। फार रेड का मतलब 720 से 740 नैनोमीटर के आसपास। ये दोनों वर्णक जो हैं, फाइटोक्रोम के दो रूप है ना, ये दोनों में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। दोनों आपस में अंतर परिवर्तनशील हैं। कैसे? दिन के समय जब रेड लाइट होती है तो दिन के समय फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में परिवर्तित होता है, और रात्रि के समय, ठीक है, रात्रि में या अंधेरे में फाइटोक्रोम फार रेड में परिवर्तित होता है। इतना याद रखना है, दिन के समय फाइटोक्रोम रेड फार रेड में परिवर्तित होगा। इसका मतलब फाइटोक्रोम फार रेड दिन में अधिक स्तर का होगा। दिन में अधिक स्तर किसका होगा? फाइटोक्रोम फार रेड का। और दिन के समय होगा तो ये LDP में पुष्पन करेगा। है ना? तो दिन में अधिक स्तर किसका हुआ भाई? दिन में अधिक स्तर किसका हो गया? फाइटोक्रोम फार रेड का। क्यों हो गया? क्योंकि दिन के समय
दिन के समय पीएफआर परिवर्तित हो गया और ये क्या करेगा, दिन के समय इसका स्तर अधिक होगा तो ये एलडीपी दिन के समय, प्रकाश के समय किसमें पुष्पीकरण प्रेरित करेगा, एलडीपी में करेगा। रात में, रात के समय किसका स्तर बढ़ेगा, रात्रि में अधिक स्तर, रात्रि में अधिक स्तर किसका होगा, फाइटोक्रोम रेड का, है ना। और इसीलिए एसडीपी में पुष्पन कौन प्रेरित करेगा, फाइटोक्रोम रेड। तो सक्रिय रूप कौन सा हुआ, दिन के समय सक्रिय रूप कौन सा फाइटोक्रोम होता है, फाइटोक्रोम फार रेड। एक और चीज याद रखना, दिन के समय तेजी से फाइटोक्रोम फार रेड बनेगा, लेकिन रात्रि में धीमी दर से फाइटोक्रोम रेड बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों ये एनसीईआरटी में है नहीं चीज, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है इसलिए बता रहा हूं। फाइटोक्रोम के दो रूप हैं, आप कैसे याद रखोगे, फाइटोक्रोम रेड और फार रेड। दिन के समय तेजी से फाइटोक्रोम फार रेड बनेगा, दिन के समय इसका स्तर अधिक होगा और यह एलडीपी में पुष्पन को प्रेरित करेगा, सक्रिय रूप है। फिर रात के समय धीमी दर से फाइटोक्रोम रेड बनेगा और इसका स्तर रात में ज्यादा होगा और यह एसडीपी में पुष्पन को प्रेरित करेगा। बस इससे अधिक आपको फाइटोक्रोम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह फाइटोक्रोम जरूरी है क्योंकि यही बताएगा दिन है या रात है पादपों को। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो, जो पुष्प होता है, फ्लावर है ना, जो फ्लावर या पुष्प है बच्चों, ये फ्लावर या पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है, या जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, तो रूपांतरित प्ररोह को या मॉडिफाइड शूट को ही पुष्प कहते हैं। इसका मतलब अगर एक तना है, ये रहा, तो ये जो तना है, स्टेम है, उसका शीर्ष भाग प्ररोह है, उसका ये जो शीर्ष भाग है यही रूपांतरित होकर पुष्प बनाएगा। तने का जो शीर्ष भाग है प्ररोह, वही रूपांतरित होकर पुष्प बनाएगा। इसका मतलब जो प्रकाश का उद्दीपन है, प्रकाश का उद्दीपन इस प्ररोह पे पड़ेगा और वो पुष्प बना देगा। लॉजिकली यही तो लग रहा है कि भाई सर, तने का रूपांतरित प्ररोह जो है, मॉडिफाइड शूट, प्ररोह का रूपांतरित रूप ही पुष्प है, प्ररोह ही रूपांतरित होकर पुष्प बनाता है, तो प्रकाश का उद्दीपन इस पर पड़ेगा और यह प्रकाश बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, सुनो। ऐसा इसलिए नहीं है, इसका कारण, प्रकाश जब पड़ेगा ना बच्चों, हां, तो प्रकाश का उद्दीपन पत्तियों पर होता है। प्रकाश का जो उद्दीपन है, प्रकाश का जो उद्दीपन है, उसके प्रभाव में पत्तियां जो है ना, पत्तियां एक रसायन का निर्माण करती है जिसे फ्लोरिजन कहते हैं। जैसे ही प्रकाश का उद्दीपन, प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियां क्या करती हैं, एक रासायनिक पदार्थ फ्लोरिजन का निर्माण करती हैं। ये फ्लोरिजन पत्तियों से होता हुआ रूपांतरित प्ररोह पर जाता है और तब जाकर किसका निर्माण होता है, पुष्प का। तब किसका निर्माण होता है, पुष्प का। तो ये एनसीईआरटी में पॉइंट है, इसलिए याद रखना है। पुष्प भले ही रूपांतरित प्ररोह हो, भले ही मॉडिफाइड शूट हो,
लेकिन प्रकाश का उद्दीपन उस पर नहीं पड़ेगा। प्रकाश का उद्दीपन पत्तियों पर पड़ेगा। पत्तियों पर पड़ेगा तो पत्तियां प्रकाश के अनुरूप उद्दीपन के प्रभाव में फ्लोरिजन नाम का रासायनिक पदार्थ बनाएगी। वो फ्लोरिजन पत्तियों से होता हुआ प्ररोह पर जाएगा और फिर पुष्पन होगा, है ना। तो यही पॉइंट लिख लेते हैं। प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव में पत्तियां एक फ्लोरिजन नामक रसायन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? फ्लोरिजन नामक रसायन का निर्माण करती हैं, जो पत्तियों से प्ररोह की ओर स्थानांतरित होता है और प्ररोह को रूपांतरित कर पुष्प निर्मित करता है। ठीक है ना भाई। तो प्रकाश का उद्दीपन प्ररोह पर नहीं पड़ेगा, पत्तियों पर पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब फाइनली फिर अंत में आखिरी टॉपिक आ जाता है अपने पास, वसंतीकरण। कौन सा प्रक्रिया आ जाती है भाई? आखिरी टॉपिक है इस पाठ का, वसंतीकरण या वर्नलाइजेशन। आखिरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विभेदन, विविभेदन, पुनः विभेदन, ये 3 शब्द हैं, मैंने इस चैप्टर में नहीं बताए हैं। इस चैप्टर में विभेदन, पुनः विभेदन, विविभेदन, ये हम प्लांट एनाटॉमी में समझेंगे। ठीक है। अब वसंतीकरण क्या है भाई? बहुत आसान है। वसंतीकरण का मतलब है यदि आपको पादपों में पुष्पन को प्रेरित करना है, पुष्पन को तेजी से लाना है, पुष्पन ज्यादा करना है, तो पादपों में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए, पुष्पन ज्यादा करने के लिए, पुष्पन की दर बढ़ाने के लिए जब हम पादपों को शीत तापमान देते हैं, कम तापमान का उपचार देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वसंतीकरण, है ना। तो वसंतीकरण का मतलब क्या हो गया भाई? पादपों में पुष्पन यानी फ्लावरिंग को प्रेरित करने हेतु, पादपों में पुष्पन या फ्लावरिंग को प्रेरित करने हेतु निम्न या शीत तापमान का उपचार, निम्न या शीत तापमान का उपचार क्या कहलाएगा? वसंतीकरण कहलाता है ना। तो पादपों में अगर आपको पुष्पन प्रेरित करना है, पुष्पन को प्रेरित करने के लिए निम्न या शीत तापमान का उपचार दिया जाता है, उसे वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है। अब यह वसंतीकरण किन पादपों में किया जाता है? 1 वर्षीय और द्विवर्षीय पादपों में। वसंतीकरण की प्रक्रिया किसमें करी जाएगी बच्चों? 1 वर्षीय और द्विवर्षीय पादपों में की जाती है। तो वसंतीकरण की प्रक्रिया किसमें करेंगे बच्चों अपन? 1 वर्षीय और द्विवर्षीय पादपों में। तो नेक्स्ट पॉइंट, वसंतीकरण 1 वर्षीय एवं
द्विवर्षीय, द्विवर्षीय को हम कहते हैं बाइइनियल और एक वर्षीय को कहते हैं एनुअल। पादपों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो एक वर्षीय पादप और द्विवर्षीय पादपों में, एक वर्षीय पादप मतलब जो एक वर्ष ही जीवित रहते हैं, द्विवर्षीय, एक वर्षीय पादप क्या होते हैं? वीट और राई। एक सेकेंड, एक वर्षीय में क्या आता है आपके पास बच्चों? गेहूं और राई। ये आपके पास कौन से पादप होते हैं? एक वर्षीय। और द्विवर्षीय पादप क्या होते हैं? द्विवर्षीय पादप आपके पास गाजर, पत्ता गोभी यानी कैबेज और शुगर बीट। तो ये आपके पास द्विवर्षीय पादप हैं। तो एक वर्षीय पादप और द्विवर्षीय पादपों में हम किसकी प्रक्रिया प्रेरित करते हैं? वसंतीकरण की। बहुवर्षीय में नहीं करते। बहुवर्ष तो जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, उनमें नहीं। एक वर्ष का पादप है जो एक ही वर्ष पुष्प देगा और मर जाएगा। द्विवर्षीय पादप हैं जो पहले वर्ष वृद्धि करेंगे, दूसरे वर्ष में पुष्प और फल देंगे और फिर मर जाएंगे। उनमें हम क्या करते हैं? वसंतीकरण करते हैं। तो वसंतीकरण में क्या होता है बच्चों? दो वैरायटीज हैं। देखो, पादपों की दो वैरायटीज होती हैं। एक तो आपके पास स्प्रिंग वैरायटीज होती हैं, वसंत की वैरायटीज, और एक होती है विंटर वैरायटीज। स्प्रिंग वैरायटी को तो स्प्रिंग में ही ग्रो कराया जाता है, स्प्रिंग में ही ग्रो करवाया जाता है। और विंटर वैरायटी को ऑटम यानी पतझड़ में ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, तो वसंतीकरण में क्या कर रहे हैं? देखो, वसंतीकरण में मैंने क्या बताया भाई? दो वैरायटीज हैं। एक तो स्प्रिंग वैरायटी हो गई जिनको हम स्प्रिंग में ही बोते हैं, और एक विंटर वैरायटी है जिसको अपन पतझड़ में ग्रो करते हैं। क्यों? स्प्रिंग को स्प्रिंग में ग्रो करोगे तो स्प्रिंग के बाद क्या आएगा? समर, गर्मी आएगी। गर्मी के बाद फिर पतझड़ आएगी, फिर विंटर आएगा। तो जब तक विंटर आएगा एक साल पूरा हो जाएगा, विंटर में तापमान कम हो जाएगा और इन पादपों में पुष्पन हो जाएगा। विंटर वैरायटी को विंटर में ही ग्रो करोगे तो कैसे काम होगा? विंटर वैरायटी को पतझड़ में ग्रो करते हैं, क्योंकि पतझड़ के बाद जब ठंड आएगी, सर्दियां आएंगी तो उनमें अंकुरन हो जाएगा। फिर समर टाइम में वो ग्रो कर जाएंगे और अगले विंटर जब आएंगे तब उनमें पुष्पन आ जाएगा। ठीक है, तो पुष्पन को प्रेरित करने के लिए आपको कम तापमान देना है, शीत तापमान या कम तापमान का उपचार देना है। और कम तापमान के उपचार देने को ही हम क्या कहते हैं? वसंतीकरण। कम तापमान को ही हम क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहेंगे। ठीक है भाई, तो हम ये एक वर्षीय पादप और द्विवर्षीय पादप में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, इसमें विभेदन, पुनः विभेदन और विविभेदन, ये तीन जो टर्म्स हैं उसको मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया है। वो हम प्लांट एनाटॉमी में समझेंगे विभज्योतक या मेरिस्टेम्स के साथ में। उसके अलावा बच्चों इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी वो हम पूरी कर चुके हैं, है ना। आज हमने क्या क्या बात की थी? मेन तो हमने किसकी बात की? दीप्तकालिता, फोटो पीरियोडिज्म, और अंत में किसके उदाहरण देखे हमने? वसंतीकरण प्रक्रिया या वर्नलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये चौथा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आखिरी चैप्टर पादप कार्यकी का मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज लवण चालू करेंगे भाई। वो आखिरी चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, और उसके बाद हम फिर लाइव डाउट सेशन
और पुराने साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।